Hello everyone, this is Gobind Singh Negi and welcome to my channel Economics with Gobind Sir. So student, today we are going to discuss the very important topics of economics, that is excess demand, and sometime we will call as a inflationary gap, पर्टिकुलरली इन क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपने नॉर्मल भाषा में तो ये सुना होगा कि देश के अंदर इन्फ्लेशन 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 बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये इन्फ्लेशन होता क्या है, ये इन्फ्लेशन कहाँ से आता है, इस इन्फ्लेशन की बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है। देखो, हमने वर्ड रखा एक्सेस। एक्सेस मतलब क्या हो गया, आप सभी को पता है। एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादा। हम बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम एक्सेस बोलते हैं। और सेकंड वन इज़ डिमांड। डिमांड का मतलब हो गया मांग, या जब भी किसी भी चीज़ की मांग ज़्यादा हो जाती है उसे हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। तो डेफिनेशन पर अगर हम आएंगे तो एक्सेस डिमांड क्या सिचुएशन बनता है, इट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड, क्या वर्ड बोला, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। जब हमारा एग्रीगेट डिमांड बड़ा हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई से। सिंपल मीनिंग में बोले, जब हमारा एडी इज मोर देन एएस, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई से, क्रॉसपॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, क्रॉसपॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी। तो अब पहले इसका वर्ड को देखिएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, पहले इतना लाइन देखिएगा, दोज पर्सन हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, ऐसा बंदा जो नौकरी करना चाहता है, नौकरी करना ढूंढ रहा है और उसे नौकरी भी मिल जाती है एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो वेज रेट चल रहा है, जो दिहाड़ी चल रही है उस पर वो नौकरी ढूंढ रहा है और ढूंढने के बाद उसे वो नौकरी मिल भी जा रही है, और गेटिंग विदाउट एनी अनड्यू डिफ़िकल्टी, उसे कोई चीज़ की भी समस्या नहीं है। वो नौकरी ढूंढ रहा है, नौकरी ढूंढने के बाद उसे नौकरी मिल गई है, उसे कोई समस्या नहीं आ पा रही है, तो उस प्रकार को बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जब हम इसे एक्सेस डिमांड वाले के कॉन्सेप्ट में कहते हैं तो ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों के दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं वो तो ये हो गया, लेकिन जब एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी के कॉन्सेप्ट से आएगा तो आप क्या बोलोगे, जब एडी एएस से बराबर हो जाता है, जितना लोग एम्प्लॉयमेंट चाह रहे हैं उतना लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है, जितना हमारा रिसोर्सेस है उसका हमने यूज कर रहे हैं, दैट सिचुएशन इज नोन एज अ फुल एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर वर्ड आया एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब हो गया एक साल में एक देश के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बना हुआ है, यानी जितना भी फाइनल गुड एंड सर्विसेज बन रखा है उसका जब हम लोग डिमांड करते हैं, सब लोग मिला के डिमांड करते हैं तो उसे बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। मतलब एक पर्सन ने डिमांड किया, दूसरा पर्सन ने डिमांड किया, तीसरा पर्सन ने डिमांड किया, चौथा पर्सन ने डिमांड, ऐसे सभी लोग आपस में डिमांड करेंगे तो उसे बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड। ऐसे वर्ड आता है एग्रीगेट सप्लाई, मतलब एक साल में एक देश के अंदर जितना भी फाइनल गुड एंड सर्विस बना है, बनने के बाद उनका सप्लाई किया जा रहा है, उनका प्रोडक्शन वगैरह किया जा रहा है, उससे हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। यानी एक की सप्लाई, दूसरे की सप्लाई, तीसरे की सप्लाई, चौथे की सप्लाई, ऐसे बहुत सारा सप्लाई आपस में मिल जाता है इकोनॉमी के अंदर, तो उसे बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो एक्सेस डिमांड क्या बोला कि जब हमने अपनी इकोनॉमी का पूरा रिसोर्सेज यूज़ कर दिया, फुल एम्प्लॉयमेंट कर दिया, सभी लोगों को नौकरी दे दिया है, रिसोर्सेज का हमने प्रॉपर यूज़ कर दिया है, इसके बाद भी हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है प्रोडक्शन करने की। याद रखिएगा, जितना भी सप्लाई होना था, जितना भी हमने प्रोडक्शन करना था, प्रोडक्शन हमने कर दिया है, जितने भी रिसोर्सेस हैं हमने उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी डिमांड ज़्यादा बढ़ते जा रही है। लोग क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड भी ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है, उस कंडीशन को कहते हैं एक्सेस डिमांड, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेस डिमांड। अब इसी एक्सेस डिमांड से क्या बनता है, इसी एक्सेस डिमांड से बनता है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप। तो इन्फ्लेशनरी गैप क्या बोला, इट रेफर्स टू द गैप
बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड। एक्चुअल जितना हमें चाहिए, जो एक्चुअल हमारे पास जो फाइनली मिल रखा है और जितनी की हमें ज़रूरत है, ज़रूरत जितना है, सपोज मान लो हमें ज़रूरत रिसोर्सेस है हमारे पास 100 और हमको ज़रूरत पड़ रही है 150 की, तो जो ये वाला क्या हो गया, दैट इज़ रिक्वायर्ड, ये हमें चाहिए, और ये वाला क्या हो गया, ये हमारा एक्चुअल। तो एक्चुअल में से अगर हम रिक्वायर्ड माइनस कर देंगे, 150 में से 100 माइनस कर देंगे, तो बचेगा जो हमारे पास जो ये गैप आ रखा है 50 का, इसी 50 को कहते हैं हम इन्फ्लेशनरी गैप। लेकिन सिचुएशन आपको ये याद रखना है कि ये वो सिचुएशन है जब हमारा इकोनॉमी क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में, पूर्ण तरीके से बराबर है। अब हमारे पास प्रोडक्शन करने की कोई कैपेसिटी नहीं बच रखी है, उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। दो वर्ड और समझते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एक्स एंटी। एक्स एंटी का मतलब हो गया कि जो हमारी डिज़ायर्ड है, जो हमें रिक्वायर्ड है, ये प्रोडक्शन करने से पहले, डिमांड करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, सेविंग करने से पहले, एग्रीगेट डिमांड से पहले, एग्रीगेट सप्लाई से पहले, यानी जो चीज़ पहले की बात चल रहा है, अभी हमने रियल में नहीं इम्प्लीमेंट कर रखे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्स एंटी, यानी पहले वाला सिचुएशन। एंड सेकेंड वन इज एक्स पोस्ट। एक्स पोस्ट का मतलब जो चीज़ एक्चुअल में है, जो चीज़ रियल में है, यानी हमने जो सेविंग के बारे में यहाँ सोचा था, अब हमें सेविंग में कितना मिल रखा है, जो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा था, अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट में कितना है, जो एम्प्लॉयमेंट का सोचा था, अब रियल एम्प्लॉयमेंट कितना है, जो एग्रीगेट डिमांड की बात बोला था, अब रियल एग्रीगेट डिमांड कितना है, जो एग्रीगेट सप्लाई की बात बोला, जो रियल वाला है कितना है, जो रियल में हो जाएगा उसे बोलते हैं एक्स पोस्ट। तो हमने क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा एक्चुअल है, जो हमें रिक्वायर्ड है, वो ज़्यादा है, और जो एक्चुअल में हो रहा है वो उससे ज़्यादा भी सिचुएशन वहाँ पर बन जा रही है। अब हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ओ वाई एक्सिस को हमने नाम दिया ए डी और ए एस, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का। ओ एक्स एक्सिस को नाम देंगे हम इनकम और आउटपुट, इनकम आउटपुट, और कहीं कहीं इसका क्या लिखा रहेगा, एम्प्लॉयमेंट लिखा रहेगा। तीनों चीज़ों से इसे क्या करते हैं, कंपेयर वगैरह करते हैं। 0 डिग्री से जो पॉइंट निकला तो इट मेक अ 45 डिग्री एंगल, ये 45 डिग्री का एंगल है, और ये हमारी इनकम और एग्रीगेट सप्लाई की लाइन है। जो ये लाइन बन रही है यहाँ से यहाँ, ये हमारा कंजप्शन को क्या बोलेंगे हम, एग्रीगेट डिमांड। तो जिस पॉइंट पर दोनों के दोनों ए डी और ए एस मिलते हैं, दैट पॉइंट इज नॉन एज ए इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला हुआ है। अब इसको इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट से समझते हैं। भैया ये हम बोल रहे हैं इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई हो रही है, डिमांड ज़्यादा हो रहा है, पर ये हो क्यों रहा है, व्हाट आर द बेसिक कॉजेस बिहाइंड दैट, इसका क्या मकसद है, ये क्यों ऐसा हो रहा होगा। तो हमें कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखे हैं। फर्स्ट है इसमें इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब लोग क्या है, कंजप्शन करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो रही है। लोग के पास कंजप्शन करने की कैपेसिटी क्यों ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अब लोगों की इनकम ज़्यादा हो गई। जब हमारी इनकम ज़्यादा होगा, जब हमारे पास पैसे ज़्यादा होंगे, तो भैया हम खर्चे भी ज़्यादा करेंगे, यानी हम कंजप्शन भी ज़्यादा कर रहे हैं। और हमारे पास पैसा है तो हम कंजप्शन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के कंजप्शन करेंगे। मार्केट वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है और हम उनका कंजप्शन पे कंजप्शन करते जा रहे हैं, तो हमारी डिमांड भी बढ़ते जाएगी। बाज़ार में सिर्फ 100 यूनिट चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास पैसा है, हम 150 यूनिट की कंजप्शन कर रहे थे। हमारी इनकम कम है तो हम कम डिमांड कर रहे थे। अब हमारी इनकम बढ़ गई है तो हम ज़्यादा डिमांड करेंगे, यानी इनकम बढ़ गया है तो हमने कंजप्शन भी ज़्यादा कर दिया है। और ज़्यादा कंजप्शन करेंगे, ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो हमारे क्या हो जाएगा, एक्सेस डिमांड हो जाएगा। सेकेंड बात बोला डिक्रीज इन टैक्स। अब टैक्स को कम कर दिया। टैक्स कम करने का मतलब यहाँ पर दो हिसाब से देखेंगे। एक तो हम बोलेंगे टैक्स रेट, एक हमने बोला टैक्स रेट और एक हमने बोला टैक्स स्लैब। देखो रेट का मतलब क्या हुआ, सपोज मान लो गवर्नमेंट पहले 5% टैक्स लेती थी किसी भी चीज़ पर। अब सरकार ने क्या किया, टैक्स का रेट को 5% से घटाकर क्या कर दिया, 4% के कॉन्सेप्ट में कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 5% से घटाकर
4% कर दिया, टैक्स का रेट को कम कर दिया। तो जैसे ही टैक्स का रेट कम होगा तो जो लोगों के पास पहले इनकम था, सरकार ने क्या बोला, जनाब जो पहले 5 लाख रुपए तक टैक्स देते थे, 5 लाख रुपए कमाते थे, उन पर कोई टैक्स नहीं लगता था। अब इस और जो 5 लाख से ऊपर मान लो 7 लाख रुपए तक कमाते थे, उन पर सरकार ने बोला जी हम 2.5% टैक्स देंगे। तो अब कंडीशन क्या हो गया, यहाँ पर 2.5% को घटा के अगर सरकार बोल दे कल के दिन कि जो 5 से 7 लाख कमा रहे हैं हम उस पर सिर्फ 1.5% टैक्स देंगे, तो भैया अब 1.5% टैक्स देंगे तो सरकार के पास कम पैसा जाएगा। जब कम पैसा जाएगा तो पीपल के पास ज़्यादा पैसा होगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे तो भैया फिर वही सिचुएशन बन जाएगी एक्सेस डिमांड की। तो ये क्या हुआ, हमने टैक्स रेट को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। अब सेकंड आता है टैक्स स्लिप। टैक्स स्लिप का मतलब है सरकार आज तक कह रही है जी 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, कल के दिन सरकार क्या कहती है, 5 लाख नहीं 8 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, 8 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा। तो जो ये लोग हैं यहाँ पर जो टैक्स स्लेब के लोग हैं, जो 5 कमा रहे थे, 6 कमा रहे थे, 7 कमा रहे थे, 8 तक कमा रहे हैं, तो इससे भी क्या हो जाएगा हमारे इकोनॉमी में, जब स्लेब को टोटली हम चेंज कर देंगे तो लोग, कई लोग इससे बाहर चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे तो उनका पैसा हो जाएगा और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना शुरू कर देंगे। तो जो स्लेब रेट है वो भी एकदम अलग अलग बन के रखा हुआ है। थर्ड है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार खर्चा क्यों करती है, सरकार जो खर्चा करती है फॉर पब्लिक वेलफेयर, फॉर पब्लिक या सोशल वेलफेयर, समाज की भलाई के लिए सरकार के द्वारा पैसा खर्चा किया जाता है। सरकार जो पैसा खर्चा कर रही है रोड बनाने पर, रेलवे बनाने पर, फ्लाईओवर बनाने पर, स्कूल बनाने पर, कॉलेज बनाने पर, हॉस्पिटल बनाने पर, डैम बनाने पर, इस प्रकार जो सरकार जो खर्चा करती है, इससे क्या होता है, ये प्रोजेक्ट चल रहा है सरकार का, सरकार ने कोई स्कीम चलाई, स्कीम में लोगों को सरकार ने बोला हम जी हमें फ्लाईओवर बना रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लाईओवर बना रहे हैं, फ्लाईओवर की कीमत सरकार ने बोले जी 10 करोड़ रुपये, 1000 करोड़ रुपये। अब जब 1000 करोड़ रुपये हैं तो बाजार में 1000 करोड़ रुपये आ भी तो गया, जब 1000 करोड़ रुपये आएगा तो वो लोगों के पास जाएगा, लोग क्या करेंगे, उसे खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो लोगों के पास पैसा आ जाएगा, और पैसा आ जाएगा तो फिर इकोनॉमी फिर डिसबैलेंस हो जाएगी। तो सरकार क्या करती है, जब जब ज़्यादा खर्चा करती है, जब जब सरकार ज़्यादा खर्चा करती है तो खर्चा करने से लोगों के पास क्या हो जाता है, कम पैसा आता है। सरकार ज़्यादा खर्चा करती है तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है, फिर लोग और ज़्यादा खर्चा करते हैं, इकोनॉमी हमारी डिसबैलेंस बन जाती है। अगला है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब क्या हुआ, इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, फॉरेनर इन्वेस्ट कर रहे हैं, FII इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हैं, DII इन्वेस्टमेंट वगैरह, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, FDI हो रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, विदेश से पैसा आ रहा है, हमारे इन्वेस्टर भी बहुत सारे पैसा लगाते रहे। तो जब इनके पास पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो पैसा इकोनॉमी में जाएगा, और इकोनॉमी में जाएगा तो सिंपल सी बात है जनाब, महंगाई ने तो बढ़ना ही है। नेक्स्ट आता है डिक्रीज इन इंपोर्ट। अब हमने क्या किया, इंपोर्ट को कम कर दिया, इंपोर्ट को कम कर दिया, बाहर देश से हम सामान नहीं मंगा रहे हैं। जब बाहर देश से हम सामान नहीं मंगाएंगे तो हमारे देश का जो चीज़ें हैं उसी को हम खरीदेंगे। जब मंगाते समय हमें वो चीज़ महंगा मिलता था तो हम वो चीज़ कम मंगाते थे, अब हम मंगा ही नहीं रहे हैं, इंपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारा पैसा क्या हुआ, ज़्यादा बच गया, और ज़्यादा पैसा बच गया तो क्या हुआ, जो लोग फिर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो इकोनॉमी में क्या हो जा रहा है, एक्सेस डिमांड। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। अब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। हम एक्सपोर्ट कब करते हैं, जब हमारे पास पैसा के साथ साथ गुड्स ज़्यादा होता है विदेश से। जब हमें गुड्स की डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो अब विदेश से गुड्स की डिमांड ज़्यादा हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जब हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल तो उनका देश का लोग हमारे यहाँ से खरीदेंगे, जब खरीदेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, और फिर वो पैसा हम खर्चा करेंगे तो हमारी इकोनॉमी में क्या हो जाएगी, सरप्लस अमाउंट हो जाएगी, सरप्लस मनी वाला सिचुएशन बन जाता है। तो ये चीज़ याद रखना है कि जब हमारे इंपोर्ट घटता है और एक्सपोर्ट बढ़ जाता है तो उस सिचुएशन को भी हम क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड के नाम से जानते हैं। और लास्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब सरकार इकोनॉमी में नया नया पैसा जारी करती है लोगों की डिमांड के हिसाब से, उस सिचुएशन को बोलते हैं डेफिसिट डिमांड। सपोज मान लो 100 लोग हैं, 100 लोग हैं और 100 ही नोट हैं,
100 ही नोट है, तो हर बंदे के पास एक एक नोट पहुंच जाता है। लेकिन अब क्या हुआ, बंदे 100 हैं, सरकार ज़्यादा पैसा बना रही है और नोट कितना दे दिया इकोनॉमी में, 150 दे दिया। तो अब क्या हुआ, 50 एक्स्ट्रा नोट हो गया। जो 50 एक्स्ट्रा नोट हो गया वो लोग अब क्या करेगा, फालतू खर्चा करेंगे, फालतू डिमांड करेंगे। जब चीज़ फालतू करेंगे तो इकोनॉमी में बड़ा दिक्कतें आ जाता है, इससे भी हमारे देश के अंदर महंगाई आती है। तो एग्ज़ाम में कभी कभी सिंपल पूछ दिया जाता है कि जी आप बताओ, इंपोर्ट इंक्रीज या डिक्रीज होने से एक्सेस डिमांड क्या होता है, या एक्सपोर्ट का एक्सेस डिमांड पर क्या रीज़न है, बढ़ेगा कि घटेगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग में सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है कि घटता है जो एक्सेस डिमांड का एक कारण है। ऐसे क्वेश्चन कुछ भी रेज वगैरह हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपको मेन रीज़न क्या है, महंगाई बढ़ने का मेन रीज़न है जनाब जो हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड है, जो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं, यानी C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जो कंजप्शन करते हैं प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है लोगों के द्वारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखकर, ब्याज रेट ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा इन्वेस्ट वगैरह करेंगे, जो गवर्नमेंट जो खर्चा करती हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर पर ताकि सोशल वेलफेयर हो सके, प्लस जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, इससे भी हमारे इकोनॉमी में महंगाई बढ़ने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये भी बन जाता है। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, इसका कैसे करके क्या क्या कारण वगैरह होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में हम एक्सेस डिमांड के आपको डायग्राम भी बताएंगे, उसके इम्पैक्ट भी बताएंगे और उसे कैसे करके करेक्ट वगैरह करते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। तब तक के लिए क्लास को इतने रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज योर बोर्ड एग्जामिनेशन।